हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम सेम चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में यूकैरियोटिक सेल्स के बहुत सारे टॉपिक्स को कर लिया है। हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एक सेशन में डन किया। नेक्स्ट सेशन में हमने किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हैं, ये सब हम कर चुके। अगर आप चाहें तो इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स को लेकर। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये एनसीईआरटी की पीडीएफ बुक अपलोडेड है। आई थिंक आप भी लेकर बैठे होंगे अपनी एनसीईआरटी बुक। सो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हम यूज करते हैं दैट्स अ प्लूरल वर्ड। सो ये एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो क्या हमें ये बिना स्टेन के दिखाई दे सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? तो आंसर इज नो। सो अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, जब तक आप इसको एक स्पेसिफिक से स्टेन ना कर दो, स्टेनिंग टेक्निक से इसे कलर इम्पार्ट ना कर दो, आप इसे नहीं देख सकते। आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इसकी स्टेनिंग किससे की जाती है? तो इट इज स्टेन्ड बाय जैनस ग्रीन। इट इज स्टेन्ड बाय जैनस ग्रीन, इंपॉर्टेंट टर्म, जैनस ग्रीन। जैनस ग्रीन स्टेन से ही आप इसे स्टेन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है होता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको हर जगह मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन हर जगह आपको मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल में आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ये आपको एनिमल सेल के आरबीसी में नहीं मिलेगा। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होता। गुड। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें तो इसके नंबर्स पर सेल, ठीक है, ये वैरी करते हैं, ये फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में इक्वल होगा। ये डिपेंड करेगा उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली समझने के लिए यहाँ हम आते हैं। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करें तो शेप इसका ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल आप देखेंगे, इज सिलेंड्रिकल। अगर हम इसके नंबर की बात करें तो नंबर, इसका साइज एंड इसके शेप ये वैरी करते हैं, इज वेरिएबल। ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल है, वैरी करता है। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ इसके नंबर्स ज़्यादा रहेंगे? इसके नंबर्स वहाँ ज़्यादा रहेंगे जहाँ इसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी। वेयर इट्स नंबर विल बी मोर वेयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर मोर। जहाँ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जहाँ होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होंगे? इसके नंबर्स ज़्यादा होंगे। पहली चीज़, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बर्ड्स में फ्लाइट मसल सेल्स। सो फ्लाइट मसल्स में सेल्स में इनका नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हम एक एनिमल की बात करें तो मसल सेल्स में इनका नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को लेकर। तो एनसीईआरटी कहती है यहाँ पर कि इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो इट वेरीज। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल, हैविंग सिलिंड्रिकल शेप इसके दिए हुए हैं, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.221 मिलीमीटर एवरेज, द एंड लेंथ इज 1 to 4.1 मिलीमीटर। यानी कि अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया के साइज को देखें, सपोज ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम इसके साइज को देखें तो ये रही इसकी लेंथ
ये इसकी लेंथ, तो लेंथ इसका 2 to 4 मिलीमीटर आप देख सकते हैं, 2 to 4 मीटर है। और अगर इसके डायमीटर को हम फोकस करें, इसका डायमीटर, तो डायमीटर क्या है यहाँ पर, डायमीटर आपको वैरी करता हुआ मिलेगा 0.2 से 1 मिलीमीटर तक। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, डबल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इट्स इनर मेम्ब्रेन, dividing its lumen, lumen मतलब अंदर का स्पेस, inner space, distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. हम सबका जिक्र करेंगे. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called cristae. Crista singular, cristae plural. Towards the matrix, the cristae increases the surface area. जो इनफोल्डिंग्स होते हैं इसके, वो क्या करता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. The two membranes, that is inner and outer, have their own specific enzymes associated with the mitochondrial functions. Mitochondria are the sites of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called as powerhouse of the cell. बढ़िया. यहां से अगर हम देखें, द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगुलर सर्कुलर डीएनए, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स, वो 70S, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो. द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन. अब ये सारा इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उन सारे इंफॉर्मेशन को हम यहाँ देखते हैं. सपोज ये आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर होगा. ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ आपने कहा कि इनर में इसके इनफोल्डिंग्स होंगी, जो कि इसके इनफोल्डिंग होने की वजह से इसके सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा. क्यों ये इनफोल्डिंग्स हुई हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये ईटीसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. नाउ ये रहा इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब ये जो है, ये तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये जो बीच के स्पेस है, यानी कि बीच में दोनों मेम्ब्रेन के बीच, इसको हम बोल सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. अंदर इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स. ठीक है. अब यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि इसके मैट्रिक्स में, इसके मैट्रिक्स में इसका अपना खुद का सिंगुलर सर्कुलर डीएनए इसका होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ओन डीएनए होता है. इसके पास आरएनए मॉलिक्यूल भी मिलेंगे और इसके पास 70S राइबोसोम्स भी मिलेंगे. क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स भी मिलेंगे इसके पास. राइबोसोम्स किस टाइप के, 80S या 70S, 70S. ठीक है. और कुछ इसके पास प्रोटीन्स भी मिलेंगे क्योंकि राइबोसोम्स है. ठीक, ये मैट्रिक्स में ही मिलेंगे. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देखें तो आपको ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स ही हैं जिसमें क्या लगे रहेंगे. ये ऑब्वियस ही बात है, आउटर ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक हो, मेम्ब्रेन में तो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता ही है, तो ये भी एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, लिपिड बाइलेयर. उसके बाद इसमें आपको दिखेंगे पोरीन्स, इसी आउटर मेम्ब्रेन में आपको मिल जाएंगे पोरीन्स. पोरीन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब बात करते हैं यहाँ, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, इट इज रिच इन प्रोटीन्स. यहाँ प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोटीन्स यहाँ ज्यादा होते हैं. यहाँ आपको एंजाइम्स भी मिल जाएंगे, एंजाइम्स भी मिल जाएंगे. तो आप कहेंगे कौन से एंजाइम्स यहाँ मिलेंगे. यहाँ वही एंजाइम्स मिलेंगे जो आपके ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं. ठीक है. इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, यानी अंदर की तरफ फोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं. इन इनफोल्डिंग्स को आप क्या कहते हैं, इसी इनफोल्डिंग्स को आप क्रिस्टे कहते हैं.
ठीक, तो ये रहा इनर माइटोकॉन्ड्रियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। डन। अब हम बात करते हैं इस क्रिस्टे का कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ एंजाइम्स तो होगा ही, यहाँ इसके साथ साथ F0 F1 पार्टिकल्स भी होते हैं। F0 F1 पार्टिकल्स भी होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की डिस्कशन चल रही है अभी, तो यहाँ F1 F0 पार्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। इन्हीं F0 F1 पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं? इन्हीं को आप कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स कहाँ मिलेंगे? ऑक्सीजोम्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। किस में हेल्प करते हैं? ETS में। ठीक है, ETS में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम कब पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सॉरी ना। अब यहाँ पर एंजाइम्स कौन कौन से मिलेंगे? अगर हम इन एंजाइम्स का डिस्कशन करना चाहें कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल में आपने बोला कि एंजाइम्स मिलेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स मिलेंगे? यहाँ वो एंजाइम्स मिलेंगे जो हमारे क्रेब्स साइकिल में हेल्प करते हैं, जो हमारे क्रेब्स साइकिल में हेल्प करते हैं, जो एमाइनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करवाएंगे, और जो बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। आप कहेंगे ये सारी प्रोसेस तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपको क्रेब्स साइकिल पढ़नी है, सेलुलर रेस्पिरेशन में आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। अब उसी से रिलेटेड एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, ये रहा आपके पास मैट्रिक्स का इंफॉर्मेशन। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डन है कि मैट्रिक्स में आपको क्या मिल जाएंगे? मैट्रिक्स में आपको DNA मिलेगा, RNA मिलेगा, प्रोटीन्स भी होंगे, राइबोसोम्स भी होंगे। कैसे राइबोसोम्स होंगे? 70S टाइप। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कहाँ ज्यादा होगा? वहां ज्यादा होगा जहां जो सेल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो जहां इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होगी, जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्लियरली आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बिना स्टेन के नहीं देख सकते। किससे स्टेनिंग की जाती है इसकी? तो दे आर स्टेन्ड विथ, मैंने वहां पर भी लिखा था, स्टेनिंग करके ही आप देख सकते हो। ये किससे स्टेन होते हैं? दे आर स्टेन्ड बाय जैनस ग्रीन। इन्हीं से इनकी स्टेनिंग करेंगे तभी आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ यहाँ से आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गई होगी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास आप देख सकते हैं इसके पास अपना खुद का DNA है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA है। सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन DNA, और वो कैसा है? सर्कुलर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को जितने भी प्रोटीन्स चाहिए वो सब ये क्या बना लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का DNA है, RNA है, राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो जाती होगी। इसको साइटोप्लाज्म से तो जरूरत नहीं होती होगी, सेल के जो न्यूक्लियर DNA है उससे तो जरूरत नहीं पड़ती होगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, सम प्रोटीन्स कम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स इसको साइटोप्लाज्म से भी जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अपनी रिक्वायरमेंट पूरी खुद से नहीं कर सकता, कुछ प्रोटीन्स इसको साइटोप्लाज्म से भी चाहिए, इसके बावजूद भी कि इसके पास DNA है, RNA है, प्रोटीन्स है, राइबोसोम्स है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स यानी खुद अपना प्रोटीन जो भी चाहिए सिंथेसाइज करवा सकता है? नहीं, कुछ प्रोटीन्स इसको साइटोप्लाज्म से भी चाहिए, इसीलिए इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डन। ओके, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के से रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर खुद बढ़ा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया इट डिवाइड्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन, और ये खुद ही अपना नंबर भी बढ़ा सकता है बाय फिशन करके। फिशन कैसा? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, 1 से 2 बनते हैं ना, बाइनरी फिशन। ठीक है, तो ये रही पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और यहाँ अगर आप जाकर देखें आपकी NCERT बुक में, तो यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन्ड है।
अगर इसके बावजूद भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्लास्टिड। प्लास्टिड्स को लेकर, प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी कहती है सिर्फ फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यानी कि कहाँ मिलेंगे आपको, प्लांट सेल्स में एंड यूग्लिनोइड्स में। These are easily observed under microscope, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसे स्टेन करने की जरूरत नहीं है, चूंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, एज दे आर लार्ज, तो ये इजीली माइक्रोस्कोप में नजर आ जाते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी स्पेसिफिक कलर होती है, यानी कि स्पेसिफिक जो कलर होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, ये जो पिगमेंट्स होते हैं उनके टाइप पर, उनके प्रकार पर डिपेंड करता है कि ये प्लास्टिड्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम प्लास्टिड्स का डिस्कशन करें तो ये 3 तरह के आप क्लासिफिकेशन इनके देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि प्लास्टिड का अगर हम डिस्कशन करें प्लास्टिड, तो ये आपको एक तो इजीली दिख जाएंगे क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। एनसीईआरटी कहती है कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको, लोकेशन कहाँ मिलेगा इनको, प्लांट सेल्स में एंड यूग्लिनोइड्स। ये इंपॉर्टेंट, यूग्लिनोइड्स में हमने आपसे प्रॉमिस किया था एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो लाइन बाय लाइन यहाँ डिस्कस किया जाएगा। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स, एनसीईआरटी कहती है इस चीज को। प्लास्टिड्स अगर आप देखें तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से, एक आप देखेंगे कि ये ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एंड थर्ड इज द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। ओके, अब जो ल्यूकोप्लास्ट है, एक चीज और, यहां अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये आप कहते हैं ये वाइट है, या आप इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कलरलेस। अगर कभी कलरलेस दिया हो तो ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं आप ग्रीन कलर, और क्रोमो को कहते हैं कलर्ड अदर देन ग्रीन, क्योंकि ग्रीन भी एक कलर होता है, लेकिन ग्रीन के लिए हमने क्लोरो ले लिया है तो हम कहते हैं यूज कलर अदर देन ग्रीन, कलर अदर देन ग्रीन। तो ये आपके किस में आ जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो यहां पर जनरली आप देखते हैं रेड, ऑरेंज, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। ठीक है, अब बात किए जाता है यहाँ ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इनको लेकर, तो एक पॉइंट यहाँ और है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कैन फॉर्म क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना नंबर खुद बढ़ाया फिशन करके, क्लोरोप्लास्ट भी खुद अपना नंबर बढ़ा सकता है फिशन करके, बाई फिशन, बाई फिशन, बाइनरी फिशन, क्योंकि इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। क्रोमोप्लास्ट, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट भी बना सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमो भी बना सकता है, कैन फॉर्म। क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट बना सकता है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसा आपने देखा होगा जब टोमेटोज होते हैं, जब एक कच्चे टमाटर को आप देखते हो, एक ग्रीन चिली को देखते हो, उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन, यानी कि उनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जैसे जैसे वो राइपन करते हैं, पकते हैं, मैच्योर होते हैं, उनका कलर कैसा होता जाता है, रेडिश कलर, ऑरेंज कलर होता है ना। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यानी कि ल्यूको कैन फॉर्म क्लोरो, ल्यूको कैन फॉर्म क्रोमो ऑल्सो। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इससे रिलेटेड और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने हैं, वो देखिए। वो ये है कि जैसे आपका ल्यूकोप्लास्ट, फर्स्ट आपका ल्यूकोप्लास्ट, इसमें एनसीईआरटी आपको बोलेगी ल्यूकोप्लास्ट, कलर क्या बोला, व्हाइट और कलरलेस अगर यूज किया गया, यानी कि ये कैसे प्लास्टिड्स हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स।
कलरलेस प्लास्टिड। इनके लिए कलरलेस वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, इनका फंक्शन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। मेन फंक्शन इनका है स्टोरेज। जैसे जैसे कि इसमें 3 ल्यूकोप्लास्ट का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी बुक में। एक बोला गया है आपको एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा जिक्र किया गया है आपको एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन लेयर पढ़ा भी होगा आपने मेज में, एल्यूरोप्लास्ट। एंड थर्ड इज इलेरोप्लास्ट। अब तीनों क्या स्टोर करते हैं, जैसा कि इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, ये क्या स्टोर करेगा, स्टार्च, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल आपने देखा होगा पोटैटो, पोटैटो में कलर क्या होती है, कलरलेस, स्टोर क्या करता है, स्टार्च, तो वहां कौन सा प्लास्टिड होगा, एमाइलोप्लास्ट। बढ़िया। अगर हम बात करें एल्यूरोप्लास्ट की, तो एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा मेज में, मेज में एल्यूरोन लेयर होती है, एंडोस्पर्म होता है, वो प्रोटीनेशियस स्टार्च होता है, प्रोटीनेशियस स्टार्च नहीं, प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म, प्रोटीन। अगर हम बात करें लैलोप्लास्ट की, ये क्या स्टोर करेगा, इट स्टोर्स ऑयल। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे ऑयल सीड्स देखे होंगे जिनसे ऑयल निकलता है, तेल निकालते, कैस्टर ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो वहां कौन से प्लास्टिड होंगे, वहां इलैलोप्लास्ट, ठीक है। सेकेंड आता है आपका सेकेंड प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन बोले तो ऑब्वियसली बात है, इसकी कलर क्या है, ग्रीन। लार्ज साइज होते हैं, इनके पास इनका क्या होता है, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, हैज इट्स ओन डीएनए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, खुद का डीएनए होता है। कैसा होगा, वही सिंगल सर्कुलर। राइबोसोम्स होंगे, कैसे, 70S, सब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। इनके पास क्या होगा, अगर आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम अगर आप देखें तो ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और यानी ये क्या है इसका आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे ये थैलाकोइड है, ये क्या है, थैलाकोइड है। और थैलाकोइड कैसे रहेंगे इसमें, स्टैक्स, यानी कि एक के ऊपर एक, जैसे कॉइन्स का भी हम स्टैक्स बनाते हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसे आप एक को कहते हो थैलाकोइड, और इस पूरे एक स्टैक, थैलाकोइड के पूरे स्टैक को क्या कहते हो, सिंगुलर, ग्रैनम, प्लूरल, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टैक्स रहेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टैक्स रहेंगे, तो उनको क्या बोलोगे, ग्रैना। तो ग्रैनम सिंगुलर, एक स्टैक की बात कर रहे हो, प्लूरल ग्रैना, ठीक है। तो एक को आप कहते हो ग्रैनम, ग्रैनम। एक इसमें ये क्या है, ये है थैलाकोइड, थैलाकोइड। जो इसमें मैंने बोला कि पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स कहाँ होंगे, इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ क्या होंगे, यहीं पर आपको मिलेंगे पिगमेंट्स, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस थैलाकोइड के इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इनर स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इनर स्पेस को हम बोलेंगे ल्यूमेन, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर स्पेस को बोलेंगे ल्यूमेन। ये क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। क्या स्ट्रोमा में कोई पिगमेंट होगा, तो आंसर इज नो, स्ट्रोमा में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, जो आप फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, वो एक्चुअली स्ट्रोमा में हो रहा होता है, ठीक है ना। अब इसका जिक्र हो गया, इसी स्ट्रोमा में आपको क्या मिलेगा, इसका खुद का डीएनए। इसी स्ट्रोमा में क्या मिलेंगे आपको, राइबोसोम्स, किस टाइप के, 70S, राइबोसोम्स मिलेंगे, 70S कहाँ मिलेगा, स्ट्रोमा में, ठीक है। स्ट्रोमा में ही डीएनए, इसी में आपको क्या मिलेंगे, आरएनए भी मिलेगा, इसी में आपको, यानी कि यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, ठीक है ना। ये जो पिगमेंट्स हैं कहाँ एसोसिएटेड है, इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये ग्रुप बनाकर रहते हैं,
यहाँ पर ये ग्रुप बनाकर रहेंगे ये पिगमेंट्स। इन्हीं पिगमेंट्स के ग्रुप को, यानी कि ये जो पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स के ग्रुप को कहाँ पे प्रेजेंट है? थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। सो पिगमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटाजोम्स। क्वांटाजोम्स। जब आप फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वापस से इसका डिस्कशन दोबारा किया जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लोरोप्लास्ट का नंबर एंड शेप वेरी करते हैं। एनसीईआरटी साफ लिखती है, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. In chloroplast, chromoplast, fat-soluble carotenoids, pigments like carotene, xanthophylls and other are present. Important है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. The leucoplasts are the colorless plastids of varied shape and sizes with stored nutrients जैसे amyloplast stores कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, इलैलोप्लास्ट जैसे कि आपने एग्जांपल पोटैटो देखा, इलैलोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल जैसे कि ऑयल सीड्स में होते हैं, एंड फैट्स, वेयर एज ऑयल है तो फैट ही है, वेयर एज अगर हम नेक्स्ट प्लास्ट की बात करें तो ये आपके पास है एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल एक तरह का पैरेनकाइमेटस सेल्स है, तो जितने भी आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे वो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मेजॉरिटी लिखा हुआ है ज्यादातर मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल, पैरेनकाइमा सेल, ये आप एनाटॉमी में पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू में। सेल्स ऑफ द लीव्स, दीज आर लेंस शेप्ड, यानी कि इनका शेप कैसा है? मेसोफिल सेल का लेंस शेप्ड और ओवल शेप, स्फेरिकल, डिस्क्वायड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज हैविंग वेरिएबल लेंथ। ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इनका शेप तरह तरह का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल, जैसे कि अगर आप क्लैमाइडोमोनास पढ़ेंगे तो वहां पर इसका नंबर क्या है? 1। अगर आप क्लैमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे आपने ड्रॉप देखा है, पानी की बूंद, वाटर का ड्रॉप, ऐसा ही कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्लोरोप्लास्ट सिंगल होता है, सिंगल, इस तरह से आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। ग्रीन एल्गा 2 to 20 to 40 per cells in mesophyll cell। अगर आप देखें इसका नंबर वेरी करता है, इसको रेफरेंस में आपको बताने के लिए दिया गया है कि जैसा आप देख सकते हैं क्लैमाइडोमोनास में इसका नंबर 1 है पर सेल, ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप मेसोफिल में देखें तो 20 से 40 आपके क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाएंगे एक मेसोफिल सेल के अंदर। सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम किया गया है कि अगर हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कंपेयर करें तो कौन सा कम परमिएबल है, लेस परमिएबल है? तो इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। द स्पेस लिमिटिंग बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। इस पार्ट को हमने बोला स्ट्रोमा, देख सकते हैं यहाँ पर हमने ड्रॉ भी किया था, इट इज स्ट्रोमा। A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids। thylakoid इस तरह से है, ये जो एक कॉइन जैसा आपको दिख रहा है एक्चुअली क्या है? thylakoid are present in the stroma। कहाँ प्रेजेंट है वो? स्ट्रोमा में। thylakoids are arranged in stacks और इसके इसी स्टैक को हम कहते हैं piles like coin। they are called as singular granum, plural grana or the integral thylakoids। In addition there are flat membranous tubules called the stroma lamellae कनेक्टिंग द थैलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना। आपको यहां दिखेगा स्ट्रोमा लैमेली, ये आपको दिख रहा है एक, तो अगर आप यहां देख पा रहे हैं कि एक आपके पास एक ग्राना, तो ये एक दूसरे से अटैच्ड भी है थैलाकोइड, इसी को आप कह रहे हैं स्ट्रोमा लैमेली। इसी को आप क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है ना। The membrane of the thylakoids includes a space called the lumen। ये भी हमने जिक्र किया, इसके अंदर ये स्पेस को आपने क्या बोला? lumen। The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins। कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो आप ये इक्वेशन लिखते हैं, हम बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप ये फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन C6H12O6 है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट ही है, कहाँ बन रहा है? स्ट्रोमा में। एंड प्रोटीन्स, it also contains small double stranded circular DNA molecule and ribosomes।
इसके अलावा इसके खुद के अपने पास डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। अपना इसके पास राइबोसोम ही है 70s, देख सकते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स, इसका जिक्र हमने किया ड्राइंग के साथ। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, दे आर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या है, 80s टाइप। इसका खुद का जो राइबोसोम इसके स्ट्रोमा में प्रेजेंट है वो कैसा है, 70s। यहां आप देख सकते हैं इसका राइबोसोम, ये क्या है, 70s टाइप। बढ़िया। तो यहां से आपकी ये डिस्कशन पूरी कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को लेकर। दिस प्लास्टिड इज डन, माइटोकॉन्ड्रिया इज डन। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही था, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।